So in today's video we are gonna learn about Turner syndrome. So ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू लेट यू नो फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस टॉपिक. सबसे पहले कि इस सिंड्रोम का इंसिडेंस कितना है. अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज़ 1 in every 3000 newborns. Okay. Now there have been some studies about spontaneous abortion and those studies show कि majority of the 45x fetuses are likely to be aborted. ठीक है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको जानना है कि याद है हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था कि जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क भी बढ़ता है. बट टर्नर सिंड्रोम में ये केस नहीं है. बेसिकली देयर इज़ नो अपेरेंट रिलेशन टू एडवांस मैटरनल एज. ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर मैटरनल एज बढ़ रही है तो रिस्क भी बढ़ेगा. ठीक है, याद रखना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोजेनेटिक. सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा फैक्टर है 45x कैरोटाइप. ओके, बेसिकली 45x कैरोटाइप में हो क्या रहा है हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही, बट फिर भी टू लेट यू नो नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है. ठीक है, एंड दिस नॉन डिस्जंक्शन इज फर्दर कॉजिंग मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम. अब आप बोलोगे कि मैम आप कैसे बोल रहे हो मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम है. ठीक है, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम देखो सिंपल सी बात है. वी नो कि हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46. और फीमेल में क्या होते हैं? 46 क्रोमोजोम के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं. बट टर्नर सिंड्रोम के अंदर फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम है. मतलब कि जो ये वाला एक्स क्रोमोजोम होगा ना वो नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो एक एक्स क्रोमोजोम कम है तो देयर इज़ मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम. ठीक है, इसलिए टर्नर सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? मोनोजोमी ऑफ एक्स. सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो देयर इज़ अपेरेंटली अ वेरिंग डिग्री ऑफ मोजाइकिज्म. अब ना इस वर्ड पे फोकस करना, मोजाइकिज्म. अगर आपको याद हो तो हमने ये वर्ड के बारे में डाउन सिंड्रोम में भी पढ़ा था, है ना. अब मैं इसके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे बताती हूँ. ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं. फोकस करना. जैसे कि हमने क्या पढ़ा था पहले हम कि मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन हो रहा था. ठीक है, मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन हो रहा था मतलब कि हमारे गैमेट्स या फिर जो जर्म सेल्स हैं उनमें नॉन डिसजंक्शन हो रहा था और वो अफेक्ट हो रही थी. अब ना आप एक सेकंड सिनेरियो लो जहाँ पे जर्म सेल अफेक्ट होने की बजाय क्या हो रहा है? हमारे सोमैटिक सेल अफेक्ट हो रहे हैं. मतलब कि अगर हमारा नॉन डिसजंक्शन जो है वो माइटोसिस में होता है. ठीक है, सॉरी, वो माइटोसिस में होता है. अगर हमारा नॉन डिसजंक्शन माइटोसिस में हो रहा है मतलब कि सोमैटिक सेल में हो रहा है तो ये क्या करेगा? ये फर्दर जो है ना म्यूटेशंस कॉज करेगा. ठीक है, इट विल कॉज फर्दर म्यूटेशंस. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप बोलोगे ठीक है मैम हो रहा है तो उन दो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना. लेट सपोज ये हमारा इंडिविजुअल है रामू. ठीक है, कि रामू के अंदर माइटोसिस के टाइम पे नॉन डिसजंक्शन हो गया, उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर म्यूटेशन आ गई. तो अब ये क्या करेगा ना, इसकी वजह से एक इंडिविजुअल में मतलब सिर्फ रामू के अंदर ही सेल की 2 अलग अलग लाइन देखने को मिलेंगी हमें. ठीक है, सेल की 2 अलग अलग लाइन देखने को मिलेंगी और इन दोनों का जीनोटाइप जो होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, बेसिकली मोज़ाइकिज्म का मतलब क्या है कि माइटोसिस में नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से या फिर हम बोले सोमैटिक सेल में नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर 2 सेल लाइन देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल बात करें रामू के अंदर हमें 2 डिफरेंट सेल लाइन देखने को मिल रही है विद डिफरेंट जीनोटाइप. एक के अंदर 45 है और एक के अंदर 47 है. ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम में जो हमें 2 सेल लाइन देखने को मिलती है ना वो कौन सी? इट इज़ 46XX एंड 45X. ठीक है, आई होप इतना क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्टर विच इज़ डिलीशन और आइसोक्रोमोसोम. ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में पढ़ा था. बेसिकली इसके अंदर क्या हो जा रहा है कि वी हैव नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली. ठीक है, मतलब हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है और वी हैव XX क्रोमोसोम. बट इसमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम होगा ना इट विल बी नॉर्मल, बट जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा
उसके अंदर या तो डिलीशन हो रहा है किसी पार्ट का या तो आइसोक्रोम अवेलेबल है, कि बस एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक में हो, दोनों में भी हो सकता है। और याद है हमने आइसोक्रोम पढ़ा था, आइसोक्रोम का मतलब क्या होगा कि एक क्रोमोसोम के अंदर या तो दोनों शॉर्ट आर्म होंगी या तो दोनों लॉन्ग आर्म होंगी। तो ये जो एग्जाम्पल है, देखना इस एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है, वी हैव 46X क्रोमोसोम, दिस वन इज़ नॉर्मल, और जो दूसरा X है वो आइसोक्रोमोसोम है। और कौन सा आइसोक्रोमोसोम है, लॉन्ग आर्म। इसमें दोनों आर्म जो है वो हमारी क्या है, लॉन्ग आर्म है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में देखने को मिलती है, ठीक है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें थोड़ा सा वाई क्रोमोसोम मटेरियल भी देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम मटेरियल टर्नर सिंड्रोम, बेसिकली टर्नर सिंड्रोम विथ वाई क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। वन मोर थिंग, मेजॉरिटी ऑफ द केस में 45X कैरोटाइप ही मिलता है, इसलिए याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो 45X कैरोटाइप के बेबीज़ हैं दे आर मोर लाइकली टू बी अबॉर्टेड, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइकली टू बी अबॉर्टेड। मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहली बात ये आती है कि लेट सपोज आपके पास कोई बेबी आया है और आपको उसको देख के बताना है कि हाँ उसमें टर्नर सिंड्रोम है। लाइक हाउ आर यू गोना रिकॉग्नाइज अ बेबी एट बर्थ कि उसको टर्नर सिंड्रोम है। डेफिनेटली कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, तो उन फीचर्स के बारे में अपन को पता होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा, इफ़ यू हैव अ बेबी एंड यू सी के उसके फीट और हैंड पे लिम्फ एडिमा है, ठीक है, इफ़ यू सी देयर इज डॉर्सल लिम्फ एडिमा ऑफ फीट एंड हैंड in a baby at birth, so that is an indication कि ओके शी माइट हैव टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब बात ये आती है कि हाँ ये लिम्फेडिमा हो क्यों रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर यही स्वेलिंग या फिर यही एडिमा जो है ये हमें नेक में देखने को मिलता है तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टर्म फॉर इट विच इज़ सिस्टिक हाइग्रोमा, ओके। अब अगर हम नेक की बात करते हैं ना तो देर आर अदर मैनिफेस्टेशंस दैट माइट बी सीन इन नेक। सबसे पहले कि द नेक वुड बी शॉर्टर दैन यूजुअल, देर वुड बी सम लूज स्किन फोल्ड्स विच माइट बी विजिबल, और यही जो लूज स्किन फोल्ड्स है ना इट विल गिव आर नेक अ वेबिंग अपीयरेंस, ठीक है। इसकी वजह से हमारे नेक में एक वेबिंग अपीयरेंस होगा और जो पोस्टीरियर हेयरलाइन होगी ना इट वुड बी लो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेक में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है टर्नर सिंड्रोम में, सबसे पहले देर माइट बी इडीमा ऑफ नेक, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। देन द नेक वुड बी स्मॉलर देन यूजुअल, देर इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड विच गिव्स इट अ वेबिंग टाइप ऑफ अपीयरेंस, एंड देन फर्दर लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, ओके। आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। फेस की बात करें तो ट्राइंगुलर फेस स्ट्रक्चर इज सीन, ओके। स्टेचर की अगर अपन बात करें तो दे हैव शॉर्ट स्ट्रेचर, इसीलिए ना द थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई लड़की आती है, कोई गर्ल आती है एंड यू सी कि हाँ चलो इसका स्टेचर जो है वो कंपेरेटिवली शॉर्ट है, तो इट इज़ मैंडेटरी कि एवरी गर्ल विद शॉर्ट स्टेचर हैज़ टू बी स्क्रीन फॉर टर्नर सिंड्रोम, ओके। उसके बाद देयर माइट बी एनोमलस ईयर्स, आई होप यू नो इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल के अलावा डिफरेंस अगर ईयर में आ रहा है, लाइक ईयर के साइज शेप वगैरह में डिफरेंस है नॉर्मल के अलावा, तो दैट इज कॉल्ड एनोमलस ईयर, ओके। मैंडिबल वुड बी कंपेरेटिवली स्मॉल, द पैलेट वुड बी प्रोमिनेंट नैरो एंड हाई आर्क, और एपिकेंथिक फोल्ड माइट बी नोटेड। डाउन सिंड्रोम में इट वॉज डेफिनेटली नोटेड, बट टर्नर सिंड्रोम में इट माइट बी नोटेड, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू चेस्ट। चेस्ट की बात करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चेस्ट जो होगी इट विल बी फ्लैट एंड शील्ड शेप्ड, ठीक है। उसके बाद जो निप्पल्स होंगे ना, निप्पल्स वुड बी हाइपोप्लास्टिक, बेसिकली दे वुड बी अंडर डेवलप्ड, और निप्पल्स के बीच में स्पेस यूजुअल से ज़्यादा होंगी। बेसिकली वाइल्डली स्पेस इन हाइपोप्लास्टिक निप्पल्स आर टू बी सीन। उसके बाद अपन एक पीस पर्टिकुलर टर्म पे आते हैं विच इज़ क्यूबिटस वाल्गस। बेसिकली क्यूबिटस वाल्गस इज़ इंक्रीज कैरिंग एंगल एट एल्बो। अब ये कैरिंग एंगल एट एल्बो क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी थोड़ी देर में इमेज के अंदर, अभी बस याद रखना, ओके। एंड नाउ देर आर सम बोन एनामलीज विच आर सीन। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो फोर्थ मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स है ना दे आर शॉर्ट, ओके, रिमेंबर दैट। उसके बाद ना इन ओल्डर पेशेंट्स या फिर आप बात करें अपन एडल्ट्स के अंदर,
पिगमेंटेड नेवाई माइट बी सीन. बेसिकली पिगमेंटेड नेवाई है क्या? देयर विल बी सेवरल स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है. तो दे आर नोन एज पिगमेंटेड नेवाई. अब इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, ओवरीज के बारे में. क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक्स क्रोमोजोम एक मिसिंग है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में एक्स क्रोमोजोम में दिक्कत हो रही है, ठीक है. तो ये फर्दर क्या क्रिएट करेगा नाउ? अब इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज दीस आर ओवरीज. ये ओवरीज ना क्या होती हैं? अंडर डेवलप्ड होती हैं. दे आर अंडर डेवलप्ड, जिन्हें हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक ओवरीज, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रीक ओवरीज. ओके. अब सिंस ओवरीज अंडर डेवलप है ना, तो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो रहा है. ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होगा. सिंपल सी बात है, अगर ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम है तो फर्दर ये जो फीमेल है इसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं और एमेन्योरिया भी हो सकता है. बट यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात क्या आती है? यहाँ पे ईस्ट्रोजन तो कम है, बट जो FSH और LH हार्मोन्स है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स जो है ना, उनका इंक्रीमेंट है. अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं. द थिंग इज़ कि यार हमारी बॉडी को तो पता है कि ईस्ट्रोजन कम है. अब हमारी बॉडी क्या कर रही है? ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से हमारे ब्रेन में, या फिर बात करें पिट्यूटरी को, सिग्नल भेज रही है कि यार ईस्ट्रोजन कम है, ईस्ट्रोजन कम है, मतलब हमारा गोनाड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो तुम गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज़ करो. तो पिट्यूटरी क्या करेगा? FSH और LH रिलीज़ करता जाएगा. अब ईस्ट्रोजन कम है, सिग्नल जाता जाएगा, तो इसकी वजह से FSH और LH बढ़ता जाएगा, ठीक है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है हाइपरगोनाडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटेड ऑर्गन डिफेक्ट्स, या फिर हम बोलें कोमॉर्बिडिटीज़. सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं. तो हार्ट में जो सबसे कॉमन एनॉमली यूल गेट टू सी इज़ बाइकस्पिड आउटिक वाल्व. उसके बाद कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा. डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन कार्डियक डिफेक्ट कौन सा था? वेरी गुड, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है. किडनी की बात करें तो देयर माइट बी अ हॉर्सशू किडनी अपीयरेंस, या फिर डबल और लेफ्ट रीनल पेल्विस. थायराइड की बात करें तो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, सिमिलरली एज सीन इन डाउन सिंड्रोम. ओके. ईयर्स की बात करें, दे विल हैव पर्सपेक्टिव हियरिंग डिफेक्ट. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ना डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बीच में? डाउन सिंड्रोम में हमने देखा था कि जो बेबीज़ थे डाउन सिंड्रोम के, उनमें IQ लो था, ठीक है. बट यहाँ पे जो है ना IQ नॉर्मल होगा, बट उसके बाद भी दिल है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है. सो द बेबीज ऑफ टर्नर सिंड्रोम विल हैव अ नॉर्मल IQ बट स्टिल हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी ओवरऑल मिला के, लेट इट बी ट्राइजोमी, लेट इट बी मोनोजोमी, लेट इट बी एनीथिंग, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी लीडिंग टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम. ओके. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स दिस इमेज. जो हमने पढ़ा है वो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं. सबसे पहली बात करें, एज यू कैन सी शॉर्ट स्टेचर होगा. फेस के अंदर विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फेशियल फीचर्स, क्योंकि क्या है हमारा ट्रायंगुलर फेस हो गया, नैरो एंड हाई आर्क्ड पैलेट हो गया, स्मॉल मैंडिबल हो गया, ठीक है. नेक के अंदर पोस्टीरियर हेडलाइन लो होगी, नेक शॉर्ट होगा, देयर विल बी फोल्ड ऑफ स्किन विच विल गिव इट अ वेबिंग अपीयरेंस. ये देखना, ये जो अपीयरेंस है ना, इट इज सेड वेबिंग अपीयरेंस. चेस्ट की बात करें तो शील्ड शेप थॉरेक्स होगा, और ये दोनों निपल्स के बीच में वाइट स्पेस होगी, तो वाइट स्पेस निपल्स. बोन एनोमलीज की अगर अपन बात करते हैं तो देयर वुड बी शॉर्टन मेटाकार्पल 4 एंड शॉर्टन मेटाटार्सल 4. ओके. नाउ अगर बात करें अपन ब्राउन स्पॉट्स और नेवाई की, बताया था मैंने ओल्डर पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? पिगमेंटेड नेवाई, विच आर स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. ओके. हार्ट की बात करें, कोआक्टेशन ऑफ आउटा देखने को मिल सकता है. ओवरीज की बात करें तो ओवरीज विल बी गोनाडल स्ट्रीक ओवरीज. ओके. अंडर डेवलप्ड ओवरीज, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम होगा, तो ब्रेस्ट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है. एब्सेंस ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम है तो मेंस्ट्रुएशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स एल्बो डिफॉर्मिटी. मैंने बताया था आपको एक टर्म के बारे में विच इज़ क्यूबिटस वाल्गस, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको इमेज में एक्सप्लेन करूँगी. तो अब यहाँ पे आते हैं. बेसिकली क्यूबिटस वाल्गस है क्या? वो हमारे एल्बो का हमारी बॉडी से एंगल है. जब एंगल है तब,
जब हमारा ये जो एल्बो है या फिर जब हमारा आर्म है वो फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं कि हम इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, वी टेक लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म। ओके, लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म जो कि बेसिकली हमारा लेते हैं ह्यूमरस, विच इज़ टेकन एज लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस हमने लिया। एंड वी टेक लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म जो कि हम लेते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ अल्ना, ठीक है। लेट्स सपोज अल्ना यहाँ पे और ये हमारा लॉन्ग एक्सिस ऑफ अल्ना बन गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इसे हम बोलते हैं कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो। अब टर्नर सिंड्रोम के बेबीज में क्या होता है, ये जो कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिटस वाल्गस। वन मोर थिंग, जब आप ये कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो कैलकुलेट कर रहे हो तब आपका पाम जो है इट शुड बी फेसिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। पाम शुड बी अप एंड फेसिंग आउटवर्ड्स। ये इमेज में देखने को मिल रहा है। इस पोजीशन में आप कैलकुलेट करोगे, इस पोजीशन में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाम जो है पाम इनवर्स साइड टर्न है, पाम शुड बी फेसिंग आउटवर्ड्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट मैनेजमेंट। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट हम उन्हीं चीज़ का करेंगे जो चीज़ उस पर्टिकुलर डिजीज़ में दिक्कत दे रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट मॉनिटरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ चार्ट्स। ग्रोथ चार्ट्स के बारे में हमें पता ही होगा, ठीक है। हाइट मॉनिटरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें शॉर्ट स्टेचर की दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद उसको शॉर्ट स्टेचर की दिक्कत को ठीक करने के लिए हम ग्रोथ हार्मोन्स के साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि फाइनली जाके जो हाइट होगी ना, हाइट में इंक्रीमेंट 8 to 10 सेंटीमीटर तक ही होगा फाइनल हाइट में। एंड दी अदर डिसएडवांटेजेस की इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, द कॉस्ट इज़ हाई, तो बेसिकली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसे, ठीक है। उसके बाद इफ़ द चाइल्ड इज़ लैगिंग इन ग्रोथ, इट इज़ मैंडेटरी कि आप उसे फर्दर थायराइड टेस्टिंग करें, क्योंकि लिए सिंपल सी बात है, यू हैव टू रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो, ओके, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कोमॉर्बिडिटीज़। एंड सेकेंड, अगर थायराइड का डेवलपमेंट सही से नहीं है तो ग्रोथ लैग करेगी, तो थायराइड टेस्टिंग शुड बी डन इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद बीपी मेजरमेंट एंड कार्डियक इवैल्यूएशन इज़ रिकमेंडेड एट एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद बेबी अगर 10 ईयर्स के एज का हो जाता है ना, तो 10 ईयर्स के बाद रूटीन इवैल्यूएशन शुड बी डन, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। देन काउंसलिंग शुड बी डन रिगार्डिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो कि आ सकती हैं ड्यू टू शॉर्ट स्टेचर या फिर स्टर्लिटी या फिर एमनोरिया वगैरह की वजह से। अब अगर फीमेल 14 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड रीच कर देती है, यू कैन गिव हर ओवेरियन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओके। इसके अंदर हम क्या देते हैं, कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन जिसका डोज है 0.3 mg पर डे, नहीं तो इथेनाइल इस्ट्राडियोल जिसका डोज है 5 to 10 म्यूग्राम पर डे। ये दिया जाता है हमारा फॉर अराउंड 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। अब इसके कंप्लीशन के बाद मतलब 6 to 12 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे साइक्लिकल थेरेपी विच इज़ डन विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब उसके बाद एडल्टहुड के अंदर रेगुलर ऑडियोमेट्री इज़ एडवाइज, बट ज़रूरी नहीं है कि आप ऑडियोमेट्री टेस्ट जो है वो एडल्टहुड में ही करें, अगर नेसेसरी लगता है आप अर्ली ऑन भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यूएसजी शुड बी डन फॉर रीनल मालफॉर्मेशन, क्योंकि हमने कोमॉर्बिडिटी के अंदर पढ़ा था कि देर इज़ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट कॉल्ड हॉर्सशू किडनी, जो कि अपना कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, तो आप वो रूल आउट करने के लिए यूएसजी कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग, याद है हमने साइटोजेनेटिक्स में पढ़ा था कि स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर वाई जेनेटिक मटेरियल मिलता है हमें, ठीक है। तो अब इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर प्रोफाइलेक्टिक गोनेडेक्टमी इज एडवाइस, क्यों के लिए वाई क्रोमोसोम मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से देर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनेडोब्लास्टोमा, ठीक है। सो दिस इज़ इट विद दिस वीडियो गाइस, इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।